जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। देख रहे होंगे जैसा कि आप ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है एसएससी सीजीएल 2020। यानी ये फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 2020 में आए हुए थे। इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियो सीजीएल के अपलोड हो चुके हैं 2022 और 2021। यदि आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो कभी भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। इसके पहले 4 वीडियो हमने एमटीएस के सॉल्व कराए थे जो फिजिक्स के रिलेटेड पॉइंट चल रहे हैं। अभी आप फिजिक्स के अच्छे से तैयारी कर लीजिए और कुछ दिनों बाद आपको हिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे वो करवाए जाएंगे। यानी एक सब्जेक्ट को उठाया जाएगा, उसके ऑल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कितने हैं उसकी चर्चा की जाएगी। इस हिसाब से तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो जैसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है सबसे बड़ी समस्या। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हमने आपको पॉइंट लिखाया था पिछले वीडियो में 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 और साथ में मात्रक लिखा था जूल। अब कुछ लोगों को टेंशन हो गई होगी कि यही तो कूलाम होता है। आगे जब कूलाम होता है मतलब कहने का कुछ लोगों को टेंशन ये हुई होगी कि यही तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यही प्रोटॉन का आवेश होता है और यही ऊर्जा में कैसे। तो हमारे कहने का मतलब ये समझो, अगर यहाँ पर जूल है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। जूल को हटाकर कूलाम कर दीजिए तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। कब? जब वो निगेटिव हो। अगर पॉजिटिव है तो प्रोटॉन का आवेश। यानी मात्रक से आप डिफाइन करोगे कि किसकी वैल्यू दी गई है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है किसकी इकाई है, तो ये किसकी इकाई है, ऊर्जा की। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ध्यान देना जरा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। और ये जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर आपको बेवकूफ बनाने के लिए पहला ऑप्शन दिया गया है विभवांतर। तो बहुत से लोग गलती करेंगे 80 से 90%। जैसे देखेंगे वोल्ट, समझ रहे हो ना बात को, जैसे वो इधर देखेंगे वोल्ट और इधर देखेंगे विभवांतर की विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट, फटाफट पहला कर देंगे। अब ये तो गलत होएगा, साथ में माइनस मार्किंग का पड़ोसी का भी नंबर लेके जाएगा। तो ये गलती मत करना। तभी पहला ऑप्शन विभवांतर दिया गया। तो गलती से कभी भी ये मत ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दें केवल वोल्ट लिखें तब तो सही है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, ऊर्जा की। अच्छे से पॉइंट तैयार करके जाइए। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। कभी कभार पूछता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये भी आप साथ में नोटबुक में नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरा क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कामा कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन वाले पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये घटना होती है संवहन। अब देखो ध्यान से समझो, सारे ऑप्शनों की चर्चा करेंगे। संवहन देखो आपके 3 प्रकार से जो आपका हीट है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। एक तो होता है चालन, एक होता है आपका ये संवहन और एक होता है विकिरण। ठीक है ना? इन तीनों की चर्चा कर लो। आज के बाद आपको ये टेंशन इस टाइप के क्वेश्चनों की खत्म। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ चालन, तो चालन को कैसे गर्म होते हैं, जैसे आप एक लोहे की राड ले लीजिए, ध्यान से समझना बात। ये लोहे की राड है, ठीक। इसका ये ए सिरा हो गया, ये बी सिरा। अब हमने क्या किया, ये जो ए सिरा है इसको गर्म करना चालू किया। यहाँ पर होगा क्या, थोड़े समय बाद आप गर्म यहाँ कर रहे हो लेकिन धीरे धीरे बी की तरफ भी गर्माहट इसकी जाएगी, यानी हीट इधर ट्रांसफर होगी। कहने का मतलब जब एक सिरा आप गर्म करो और वो धातु दूसरे, मतलब वो धातु आपस में पूरी कनेक्टेड हो, टच में हो, जैसे आप सरिया का टुकड़ा ले सकते हैं, पेचकस वगैरह ले सकते हैं, आप इनका एक सिरा गर्म करो, दूसरे सिरे में अगर आपने हाथ से पकड़ा हुआ है तो देखा होगा ऑटोमेटिक ये गर्म हो गया। आई होप आप बात समझ के रहे होगे। यानी चालन वह प्रक्रिया होती है, यानी जब कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं और हीट का ट्रांसफर हो जाता है। मेन मुद्दा मतलब ये है। यानी चालन वह घटना है जिसमें हीट का तो ट्रांसफर हो जाता है, यानी आपने यहाँ गर्म करना चालू किया और इधर हीट इसकी जा रही है और कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। संवहन में क्या होता है, कण भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और हीट भी ले जाते हैं। जैसे आप
आपने कभी पानी तो गर्म किया होगा, सर्दियों में नहाने के लिए लोग करते हैं। तो देखा होगा यदि आप भगोने या पतीली में कहीं भी किसी भी बर्तन में आप पानी को रखें, उसको गर्म करेंगे तो देखेंगे नीचे से एक छोटा सा बुलबुला उठता है, ऊपर आके फूट जाता है। नीचे से एक छोटा सा बुलबुला उठता है, ऊपर आके फूट जाता है। तो ये घटना होती है आपकी सम्मायन, यानी नीचे से कण ऊपर आके गर्माहट देके चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे कर करके बुलबुले ऐसा दिखाई देते कि ये ऊपर हीट देने आ रहे हैं। यानी नीचे की जो गर्मी है, जब वो गर्म हो जाता है वो बुलबुला ऊपर आके कर देता है। तो इस हिसाब से जो आपका पानी गर्म करने की प्रक्रिया है वो है संवहन। क्या है? संवहन। और चालन में आप देखोगे ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है। विकिरण में तो संपर्क ही नहीं होता है कुछ। जैसे सूर्य की जो गर्माहट है पृथ्वी पर आती है, ये विकिरण की घटना है। कहने का मतलब तीनों में अंतर समझो। चालन में कणों का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ हीट का ट्रांसफर। संवहन में हीट का भी ट्रांसफर, कण का भी ट्रांसफर। और विकिरण में कोई माध्यम यानी कोई संपर्क ही नहीं होता है, अलग से हीट मिलती है। जैसे सूर्य की गर्माहट पृथ्वी पर आती है, ना तो कण वहां के यहाँ आ रहे हैं, ना तो हमारा एकदम कनेक्टेड है। ठीक, तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आई होप आप तीनों पॉइंट समझ गए होंगे। अब समझिए क्वेश्चन। लिखा हुआ निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं। भाई समझो, कह रहा कम सघन पदार्थ ऊपर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये घटना कौन सी हो गई? संवहन। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विकिरण हो नहीं सकता, चालन हो नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए तीसरा। तीसरा लिखा हुआ है निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के बराबर है। अच्छा, रैखिक संवेग क्या होता है? पी। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखो ध्यान से समझो, इसको रटा नहीं जा सकता, आप तैयार कीजिए। अच्छा, विमा कह रहा है तो यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है एम, और वेग की विमा होती है एल टी की पावर -1। यानी जो आपके रैखिक संवेग है उसकी विमा तो ये आ गए। अब निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी विमा एम एल टी की पावर -1 आ जाए? वही समान हो जाएगा। अब देखो सबकी निकाल कर चेक करते हैं। पहला लिखा ऊर्जा, तो ऊर्जा की विमा होती है एम एल स्क्वायर T-2। तो ये तो मैच कर नहीं रहा, पहला गलत हो गया। जो ऊर्जा की विमा वही कार्य की, क्योंकि दोनों का मात्रक जूल होता है, यानी एम एल स्क्वायर T-2। तो ये दोनों पॉइंट तो हो नहीं सकते। आई होप आप दोनों बातें समझ गए होंगे। अब बचा आपका प्रतिबल और आवेग, ध्यान से समझना। अब जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो जब इसको सॉल्व करोगे, प्रतिबल बराबर बल, और बल की विमा होती है एम एल टी की पावर -1। सॉरी, -1 नहीं है, -2 होता है। बल बटे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। इस एल से ये कट जाएगा तो ये जब ऊपर जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो ये भी उससे नहीं मैच कर रहा। तो अब एक ही ऑप्शन बचा आपका, कौन सा? आवेग। तो आवेग सही हो जाएगा। यानी जो आपका संवेग की विमा है एम एल टी टू द पावर -1, वही आपकी आवेग की विमा। अब देखो दोनों में अंत में वेग है, तो आप ट्रिक बना लीजिए, संवेग और आवेग की विमा समान होती है। ठीक है ना? आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे, यानी आवेग और संवेग की विमा समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसका अर्थ समझिए। अब देखो क्या लिखा, विथ व्हाट डू यू डिवाइड, यानी आप किसका डिवाइड करेंगे। थ्रस्ट का मतलब होता है प्रणोद। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? प्रणोद। फिर लिखा इन ए लिक्विड, यानी तरल पदार्थ में या लिक्विड में। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करने के लिए। वैल्यू ऑफ प्रेशर यानी दाब या दबाव। यानी उसके कहने का अर्थ है कि दाब का मान या दबाव का मान प्राप्त करने के लिए तरल में प्रणोद को आप किससे भाग देंगे। तो पहला लिखा है एरिया, दूसरा लिखा है मास, तीसरा लिखा है डेंसिटी, और चौथा लिखा है वॉल्यूम। ध्यान से समझना, यानी दबाव का मान प्राप्त करने के लिए तरल में आप प्रणोद से किसका भाग देंगे। तो एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, तो एरिया का ही भाग दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है मास यानी द्रव्यमान, इसका भाग नहीं देते हैं। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, इसका भी भाग नहीं देते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। प्रणोद में हमेशा भाग दिया जाता है क्षेत्रफल का। कब? जब दबाव का मान प्राप्त करना हो किसी तरल में, लिक्विड में। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी इंग्लिश में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। अब देखो क्या लिखा, एन इलास्टिक वेव। एन इलास्टिक वेव का मतलब हो गया लचकदार तरंग। जनरेटेड मतलब उत्पन्न करती है बाय एन इम्पल्स। इम्पल्स मतलब होता है आवेग।
ठीक है, अगर आपको इंग्लिश के वर्ड याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। आवेग सच है जैसे अर्थक्वेक मतलब भूकंप या एन एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट। इस कार्ड को क्या कहते हैं? ठीक, तो साउंड वेव, एपिसेंटर, टेक्टोनिक शिफ्ट, डिस्सिस्मो वेव। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। कहने का मतलब एन इलास्टिक वेव एक लचकदार तरंग जनरेटेड उत्पन्न करती है बाय एन इम्पल्स। आवेग सच है जैसे अर्थक्वेक यानी भूकंप और एन एक्सप्लोजन यानी विस्फोट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्मिक वेव। क्या कहते हैं? सिस्मिक वेव। एपिक सेंटर गलत हो जाएगा इसका। साउंड वेव हो नहीं सकता। टेक्टोनिक शिफ्ट ये भी गलत, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। अब ध्यान से समझो, यानी एक तरंग के लिए यानी वेव के लिए आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड द्वारा विभाजित जो तरंगदैर्घ्य होती है उसको हम लोग कहते हैं तरंग वेग। ठीक, यानी तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है, वो किसके बराबर होती है? तरंग वेग के। बाकी ऑप्शन नॉर्मल सब पॉइंट आप अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वन ऑफ द मेटल्स ऐसी धातु है या कौन सी एक धातु है यूज्ड इन एलईडी जिसका एलईडी में उपयोग किया जाता है? एलईडी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पिछले वीडियो हमने चर्चा भी की थी। इसको कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक टेक्नोलॉजी। मतलब कहना है का विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो किसका यूज होता है? गैलियम का। तो आप इसको याद करना पड़ेगा कि अर्धचालक टेक्नोलॉजी में यानी जो एलईडी है आपका प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड, उसमें किसका यूज होता है? तो गैलियम का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को कहते हैं जीमान प्रभाव। ये आपको कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे। ठीक, इसको याद कर लीजिए कि स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीमान प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9 नंबर, क्या लिखा हुआ है 9 नंबर में? बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? अब ध्यान से समझो, तो आवेग लिखा है, कार्य लिखा है, शक्ति संवेग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार। मतलब समझो निकला कहाँ है? कह रहा बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित होता है? यानी विस्थापन होता है आपका डी और बल होता है एफ, यानी बल और विस्थापन का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो ये होता है कार्य के बराबर। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, W बराबर एफ इंटू एस। तो यस को विस्थापन मान लो चाहे डी को विस्थापन मान लो, तो W बराबर एफ इंटू एस यानी ये किसका होता है? कार का। आई होप आप ये नए पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ। देखिए 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है? निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण g के साथ गिरती हैं और यह एक ही समय जमीन पर पहुंचती? तो ये बात बताई थी गैलीलियो ने। ठीक है, याद करना पड़ेगा आपने। गैलीलियो ने सबसे पहले क्या बताया था, यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण g के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 11 नंबर, क्या लिखा हुआ है? लिखा है खाली स्थान फिर लिखा है एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं बल। ठीक, ये साधारण से पॉइंट है, इनको डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं। आप एक बार पढ़ते हो तुरंत चीजें समझ में आ जाती होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिखा है वेबर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, यानी वेबर पर सेकेंड कहने का मतलब वेबर बटे सेकेंड ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है विभव के। विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। तो आप ऑप्शन में देखिए कहीं वोल्ट दिया गया है, बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। यानी वेबर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर होता है? वोल्ट के, यानी विभव के मात्रा के। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है 13 नंबर? पारसेक खाली स्थान की इकाई है। तो पारसेक दूरी की इकाई होती है, लेकिन दूरी ऑप्शन में नहीं दिया, तो दूरी को क्या कहते हैं? मतलब लंबाई। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। देखो चीजें आप समझना सीखो, जरूरी नहीं जो आप याद की हो वही ऑप्शन में आ जाए। जैसे पारसेक दूरी का मात्रक होता है, अब देखो थोड़ा सा इसमें घुमा दिया गया, दूरी कहीं लिखा नहीं, तो अब ये समझो दूरी को हम लोग मीटर में नापते हैं, मीटर मतलब लंबाई। तो समय, चाल, त्वरण, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और कौन सही हो जाएगा? लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, फिर ये इंग्लिश में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए। लिखा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक, यानी इसका क्वथनांक क्या है? लिखा है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सी लेवल, यानी समुद्र तल पर एंड 45 डिग्री लेटीट्यूड ऑफ वाटर ऑन द सेल्सियस स्केल, यानी सेल्सियस में इसका
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है समुद्र स्तर के मामले में। तो कहने का मतलब इसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सब लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है तो इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और जिस पर जमने लगता है उसको कहते हैं हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग पॉइंट। एकदम आसान पॉइंट है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 15 नंबर। लिखा है एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षित करता है। यानी घरों में फ्यूज लगा होता है, सबके घर में लगा होगा। फ्यूज क्या करता है, तो देखो फ्यूज का काम होता है अचानक यदि आपके घर में करंट ज्यादा आ जाए तो फ्यूज उससे रक्षा करता है। आप देखो ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा प्रेरित धारा, प्रवाहित धारा। प्रेरित धारा हो ही नहीं सकता, प्रवाहित धारा डेली करंट आती है तो डेली थोड़े ना फ्यूज रक्षा करता है। लिखा ऊर्जा ऊर्जा के एक रूप से दूसरे में रूपांतरण, फिर लिखा अतिभारण ओवरलोडिंग, बिल्कुल सही है। अब किसी किसी के मन में यह आ गया होगा कि इसमें हमने जैसे अभी बोला था कि रोज रोज थोड़ी ना रक्षा करता है। कहने का मतलब जब हम लोगों के घर में करंट आती है तब फ्यूज, साधारण करंट में कोई उसका काम नहीं। लिखा है ओवरलोडिंग, जैसे ही अचानक करंट बढ़ जाएगा तो फ्यूज क्या करता है वहीं से कट कर देता है ताकि आगे करंट ना जाए और आपके जो भी महंगे महंगे उपकरण हो उन पर हानि ना हो। आई होप आप समझ गए होंगे। अतिभारण हिंदी में कहते हैं यानी ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से फ्यूज हमारी रक्षा करता है। ये नहीं भी आप साइंस ज्यादा पढ़े होगे तब भी आसानी से बता सकते हो क्योंकि ये डेली यूज वाली चीज है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 16 नंबर। लिखा हुआ निम्न में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है। देखो संरक्षी बल की विशेषता क्या होती है कि जो आप कार्य है वो पुनः प्राप्त करने के योग्य होता है। यानी जो भी आपने कार्य किया है उसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बस यही संरक्षी बल होता है। अब आप ऑप्शन पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। लिखा उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा क्षय होती, क्षय का तो कोई काम है नहीं क्योंकि संरक्षी बल है यहाँ पर। ठीक, एक फेरे में इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता, बिल्कुल गलत। इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, नहीं करता है। इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है, बिल्कुल बात सही। हमने क्या बताया था, संरक्षी बल आ जाए, संरक्षी बल आ जाए तो इसके द्वारा जो भी आप कार्य करोगे उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसके ये योग्य होता है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। लिखा है सभी गैर शून्य वेक्टर सदिश को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं उपयुक्त वेक्टर। ठीक, साधारण सा पॉइंट, गैर शून्य का मतलब जो शून्य ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपयुक्त वेक्टर। ये साधारण से पॉइंट और एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, समझ सकते हो आप। कुछ क्वेश्चन बहुत हलवा दिए जाते हैं, आप आसानी से कर सकते हो, वो भी कब, जब आप पढ़ के जाओगे, बाकी नहीं हो पाएंगे। अब क्या लिखा हुआ है पॉइंट, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब पढ़ते हैं, ठीक, जब कथन वाले क्वेश्चन आ जाए तो पढ़ोगे तभी समझ आएगा। लिखा है यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं तो हम तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्योंकि जब भी लंबवत, ध्यान दो जरा, जब भी लंबवत दोलन होगा तो उसको अनुदैर्ध्य तरंग नहीं, उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है ना, जब आपका साइंस का नॉलेज ठीक होगा तभी आप सही गलत वाले कथन कर पाओगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि कह रहा है कौन सा कथन सही है तो आपको गलत वाले भी आने चाहिए कि गलत वाला कौन गलत है और क्यों गलत है। ठीक है, यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तो अब देखो नेवी एमआर में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जब लंबवत दोलन करते तब कौन सी तरंग होती है, तो आप याद रखो कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग। और जब समांतर करें तब अनुदैर्ध्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा किसी विशेष तात्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, बिल्कुल बात सही। अभी ये ऑप्शन सही है, आपसे पूछा क्या गया था कौन सा कथन सही है, इसका मतलब आगे के दो और भी गलत होने वाले थे। ध्यान से समझो सही वाला क्यों सही है। ठीक है, किसी विशेष तात्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तीसरा लिखा है एक तरंग की आवृत्ति प्रति मिनट कंपन माध्यम में प्रत्येक घटक कण के दोलनों की संख्या। ठीक, ये भी गलत है। और देखते हैं इसका चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के दोलन करते हो तो हम उनको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब देखो उसका उल्टा दिख दिया, ये भी देखो, जब दिशा के साथ करे तो उसको कहते हैं अनुदैर्घ्य और जब लंबवत करे तब अनुप्रस्थ। तो पहला और चौथा पॉइंट अपोजिट दिए गए और इसका ऑप्शन कौन सा, बी लिखा है, जो हमने उधर टिक लगा के बताया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द लोवेस्ट टेम्परेचर, यानी वह न्यूनतम तापमान एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इस कारण, यानी वह मिनिमम टेम्परेचर कौन सा है जिसमें कोई पदार्थ कैचेस फायर इज कार्ड यानी आग पकड़ लेता है। ठीक, तो वह होता है आपका क्या, इग्निशन टेम्परेचर। इसको क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। आप याद कर लीजिए कि इग्निशन टेम्परेचर वह तापमान होता है जिसमें कोई भी पदार्थ साधारण से यानी आसानी से आग पकड़ लेता है, यानी वो जलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए
20 नंबर क्या लिखा हुआ है, समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को सहसंजक बल और विपरीत प्रकार के अणु हो तो असंजक बल। इसका ऑप्शन तो भी सही हो जाएगा। समान प्रकार के अणु तो सहसंजक, सा और सा ऐसे आते हो, समान प्रकार सहसंजक, असमान प्रकार असंजक बल, आसानी से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कूलाम प्रति सेकंड खाली स्थान के बराबर होता है। अब देखो फार्मूला पढ़ा है आपने क्या, Q बराबर आई टी, और जब इससे आई बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q अपान टी। Q का मतलब कूलाम, टी का मतलब सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर हो गया, धारा के, और धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो आसानी से बी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपके यदि फार्मूले, मात्रक और कॉन्सेप्ट वे पकड़े तो कैसा भी क्वेश्चन हो आपसे कभी भी छूटेगा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर इसी में भागा करते हैं। भागते रहोगे जिंदगी भर, आपको सफलता जल्दी नहीं मिलने वाली, और साइंस रटकर नहीं तैयार की जा सकती। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, रटोगे थोड़ा सा घुमा देगा, वहीं फंस जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एसआई उपसर्गों के संदर्भ में 10 की घात -15 को क्या कहा जाता है। तो 10 की घात -15 को कहते हैं फेमटो, आपको ये याद करना पड़ेगा। जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, माइक्रो, एंगस्ट्रॉम, फर्मी होता है, पिको होता है, फेरेड्स है ना। तो बहुत सारे मात्रक होते हैं, तो मात्रक चेंज कंडीशन होती है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो फेमटो में होते हैं 10 की घात -15, और फर्मी में भी कितना होता है, 10 की घात -15। दोनों वर्ड आपको एक साथ याद रखने। नेक्स्ट देखिए 23 और ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी 2020 में सीजीएल में फिजिक्स के इतने ही क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट लिखा हुआ, माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रामन प्रभाव। फिर से समझ लीजिए, यानी माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के कारण परिणाम स्वरूप होता है। तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रामन प्रभाव। ठीक, तो ये थे आपके 23 क्वेश्चन। कमेंट करके आप लोग बताइए इनमें 23 क्वेश्चनों में आपको कितने के आंसर सही सही पता थे। कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे 23 में कितने सही थे। ये समझ लो 23 में जिसके भी 15 प्लस सही थे या 15 क्वेश्चन पढ़े हुए आ रहे थे तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और जो 10 के नीचे हैं समझ लो आप बहुत कठिनाई में हो, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। समझ गए ना बात को। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर। वही पुराना नियम, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए। ऑल पर सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा इस चैनल पर तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।